केमिस्ट्री सॉल्यूशन के बाद नमस्ते। तो देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, V बाई आई, इसकी यूनिट याद करनी है ओम्स, और कंडक्टेंस 1 बाई आर होता है, और इसकी यूनिट क्या होती है साइमन, और सेल कांस्टेंट L बाई ए होता है, और इसकी यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर इनवर्स या फिर मीटर इनवर्स। ठीक है, रेजिस्टिविटी बोलो या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलो, इसकी यूनिट क्या होती है ओम मीटर या फिर ओम सेंटीमीटर। और अगर दूसरी बात करें कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, उसकी यूनिट क्या होती है बताओ, ओम इनवर्स मीट सेंटीमीटर इनवर्स। और डी बाई हकल ऑन सेंगर इक्वेशन, दिस इज स्पेशली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये एप्लीकेबल है। और इसका फॉर्मूला होता है मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस बी अंडर रूट सी। ठीक है, और इसका जो ग्राफ बनता है इधर मोलर कंडक्टेंस होगा, इधर अंडर रूट सी होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए स्ट्रेट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऐसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। नेक्स्ट, ठीक है, गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल का दूसरा नाम क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एक मिनट, गैल्वेनिक सेल का दूसरा नाम क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, मींस chemical energy to electrical energy, the cell which convert chemical energy into electrical energy। एग्जाम्पल गैल्वेनिक सेल का क्या है डैनियल सेल। देखो गैल्वेनिक सेल में क्या हो रहा होगा, एक तरफ एनोड एक तरफ कैथोड, एनोड पे क्या हो रहा होगा ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। ठीक है, देखो एनोड पे जिंक से जिंक प्लस 2 हो रहा है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे Cu+2 से Cu बदल रहा है रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, ये हाफ सेल्स है और ये कंप्लीट सेल के इक्वेशन है। और करंट की बात करें तो A टू C मतलब एनोड से कैथोड इंटरनल सर्किट में होता है, और कैथोड टू एनोड एक्सटर्नल सर्किट में होता है करंट फ्लो। और नेक्स्ट बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट कहाँ हो रहा है, कैथोड पे हो रहा है। ठीक है, हाँ, ये मास किसका ज्यादा होगा, कैथोड का ज्यादा होगा, कैथोड रोड का ज्यादा होगा, बस इतना इंपॉर्टेंट है मास किसका ज्यादा होता है। देखो सेल रिप्रेजेंटेशन देखें तो ये ट्रिक याद कर लेना है, LOAN लोन, मतलब लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होगा और वो होगा इलेक्ट्रोड किसका एनोड का, और कैसा चार्ज नेगेटिव चार्ज। तो देखो इस साइड जो है एनोड है और इस साइड क्या है, उस साइड मतलब लेफ्ट साइड और ये साइड राइट साइड। ठीक है, ये चीज समझ गए, मतलब उस साइड क्या हो रहा होगा ऑक्सीडेशन और इस साइड रिडक्शन। ठीक है, फिर आते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड सेल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड सेल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, इन अनदर वर्ड जिसका SRP ज्यादा होगा माइनस जिसका कम होगा, ये चीज है। अब देखो अगर E सेल निकालना है मतलब रिडक्शन पोटेंशियल किसी सेल का या बैटरी का निकालना है, तो हम क्या यूज करते हैं नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन एट रूम टेम्परेचर क्या होगा, E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन n लॉग कैथोड अपॉन एनोड, मतलब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कर देंगे। n क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। ठीक है, ये चीज होता है। और ये क्वेश्चन आता ही आता है वर्क डन इन दिस प्रोसेस, सर्किट में वर्क डन क्या होगा डेल्टा वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा माइनस डेल्टा जी नॉट। ठीक है, सॉरी नॉट नहीं लगेगा, डेल्टा जी माइनस बोलो प्लस सॉरी NF सेल। ठीक है, याद रहना चाहिए। देखो ये क्या है, यहाँ पे नॉट नहीं लगाया ना तो यहाँ भी नॉट नहीं लगाएंगे, अगर यहाँ नॉट लगाया तो यहाँ भी नॉट लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज समझ गए। और समझो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसी प्रॉपर्टी होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ना कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। इक्विलिब्रियम में नर्स्ट इक्वेशन के इक्विलिब्रियम में क्या होगा, इक्विलिब्रियम में E सेल क्या हो जाएगा 0 और डेल्टा जी भी क्या हो जाएगा 0, तो हम वो फॉर्मूले से नीचे फॉर्मूला बना सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो ये फॉर्मूला आता है। ठीक है, अब सुनो, अगर डेल्टा जी क्या हो नेगेटिव हो और डेल्टा जी पॉजिटिव हो, इस केस में देखते हैं। अगर डेल्टा जी नेगेटिव हो तो क्या होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और डेल्टा जी पॉजिटिव हो तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और वैसे ही सोचे अगर ई सेल क्या हो पॉजिटिव हो और ई सेल क्या हो नेगेटिव हो, तब क्या होगा, तो ई सेल पॉजिटिव हो तो स्पॉन्टेनियस होगा और ई सेल नेगेटिव हो तो
नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है बच्चों, ये चीज समझ गया। अब थोड़ी बहुत जान लेते हैं सॉल्ट ब्रिज के बारे में ना। सॉल्ट ब्रिज में कौन से इलेक्ट्रोलाइट यूज किए जाते हैं, जैसे KCl, KNO3, NH4, NO3, KCl, NaCl, NH4Cl। देखो ये सब यूज किया जाता है। अगर हम सॉल्यूशन में अगर इलेक्ट्रोड इनके हैं, जैसे सॉल्यूशन इनका है लेड का, मरकरी का और सिल्वर का और कॉपर का, तो उस सिचुएशन में ये वाले इलेक्ट्रोलाइट्स यूज नहीं किया जा सकता। अगर ये इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे तो ये इसके साथ कंबाइन होकर प्रिसिपिटेट हो जाएंगे, डाउन आ जाएंगे ना। तो कैसे याद किया था, कैसे, प्रॉब्लम है आज क्यों सॉल्ट ब्रिज में प्रिसिपिटेट हो जा रहा है ना, ये चीज है, ऐसे याद किया रहना। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस मतलब समझते हो बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई यहाँ पे सॉल्यूशन है, ठीक है बच्चा, इस सॉल्यूशन में हम कितना मोल इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, 1 मोल क्या डाले, इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं। किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में 1 मोल क्या डाल दिए, इलेक्ट्रोलाइट डाल दिए। तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का जितना कंडक्टेंस होता है, जितनी कंडक्टिविटी होती है, उसी क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, तो मोलर कंडक्टेंस को हम लैम्डा एम से डिनोट करते हैं, किससे, लैम्डा एम से, या फिर इनवर्स एम से भी, इनवर्स वी से भी डिनोट कर सकते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है कप्पा इंटू वॉल्यूम। ठीक है, या फिर हम ये याद कर लो, सबसे फेमस यही है, क्या है, मोलर कंडक्टेंस कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। तो कप्पा क्या है, कौन बताएगा बच्चा, क्या है, कंडक्टिविटी, दिस इज व्हाट, कंडक्टिविटी। और ये क्या है, मोलर कंडक्टेंस, एम क्या है, मोलर कंडक्टेंस, सॉरी मोलैरिटी। ठीक है, ये याद किया रहना। देखो बच्चों, ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, व्हेन इट इज इन सेंटीमीटर। ठीक है, व्हेन इट इज इन सेंटीमीटर। अगर मीटर में रहेगा तो क्या करेंगे, कप्पा अपॉन एम इंटू 1000, मतलब 1000 तब क्या हो जाएगा, नीचे। ठीक है, ये समझे रहना। अब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में एक्चुअली नॉर्मेलिटी यूज किया जाता है ना, तो जैसे वही सेम फॉर्मूला था, नॉर्मल मोलैरिटी की जगह क्या आ जाएगा, नॉर्मेलिटी। बट ये वाला फॉर्मूला तुम्हारे एग्जाम में नहीं आने वाला, क्योंकि ये नॉर्मेलिटी सिलेबस से हट चुका है, इसलिए हटा दो इसको। ठीक है, और आगे का भी हटा सकते हो, बस हाँ ये याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। समझना क्या है, अगर हम डाइल्यूशन कंसंट्रेशन डाइल्यूट कर दें, डाइल्यूशन मतलब डाइल्यूट कर देंगे तो क्या होगा, कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। अगर डाइल्यूशन ज्यादा कर दें तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें हमने शुगर डाला है, 1 मोल शुगर डाला है मान लेते हैं। अब इसमें पानी डालते जाए तो शुगर क्या होता जाएगा, कम होता जाए ना, कंपेयर टू सॉल्वेंट। तो वही चीज है, डाइल्यूशन बढ़ाने पे कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो कप्पा भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, डाइल्यूशन बढ़ाने पे कप्पा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स, नीट, जितने भी कंपटीशन एग्जाम है, ये आता ही आता है। यहाँ पे गलती होती है, गलती क्या होती है, डाइल्यूशन बढ़ा दिया, सोचेंगे कि डाइल्यूशन बढ़ गई, अब फ्री हो गए ना ज्यादा, तो कंडक्टेंस ज्यादा होना चाहिए, बट क्या हुआ, कम हो गया, बिकॉज कंसंट्रेशन क्या हो गया, कम। ठीक है, ये चीज है। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कोलरॉस लॉ। देखो कोलरॉस लॉ लगता किसमें है, ये समझो, पहले रब कर, देखो कोलरॉस लॉ किसमें लगता है। देखो क्या है कि जैसे मतलब ये है, इसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डाला हमने, अब उसको इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया। देखो पहले 1 मोल डाला, अभी डाइल्यूट नहीं किया है ज्यादा, तब उसकी कोई मोलर कंडक्टिविटी होगी, मोलर कंडक्टेंस होगा। बस अब उसको डाइल्यूट करते जा रहे हैं, और हमने उसको इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया। ठीक है, तब जो मोलर कंडक्टेंस होगा वो ईच इंडिविजुअल के सम के बराबर होगा, मतलब मोलर कंडक्टेंस विल बी एल्जेब्रिक सम ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट। मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस एल्जेब्रिक सम के बराबर होगी, यही चीज है। तो देखो क्या होंगे, जैसे एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जैसे ए बी का कर रहे हैं, किसका, ए बी का, तो
इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ ए प्लस इनफाइनाइट मोलर इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ ए एंड मोलर इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ बी को दोनों को क्या कर देंगे, सम कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर NaCl का करेंगे तो बच्चा कैसे करेंगे, बोलो, Na इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे और Cl इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। फॉर एग्जांपल CaCl2 का करते हैं बच्चा, लो इनफाइनाइट डाइल्यूशन CaCl2 करते हैं तो कैसे करेंगे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Ca प्लस 2 क्या करेंगे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Cl2। ठीक है, समझ आए ये चीज। क्या वही चीज लिखा है यहाँ पे, सेम वही चीज लिखा है। अब देखो अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा का वैल्यू ये वाला याद करना है हमें, मोलर कंडक्टेंस जब डाइल्यूशन नहीं था अपॉन मोलर कंडक्टेंस जब डाइल्यूशन हो गया। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे डाइल्यूशन नहीं था अपॉन इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, उसी क्या बोलते हैं, अल्फा। एक ये वाला फॉर्मूला याद करना है और ये वाला फॉर्मूला तो इंपॉर्टेंट है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ये क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर पूछे तो ये फॉर्मूला, अगर पूछे डिसोसिएशन कांस्टेंट बताओ तब ये वाला लगाना है, सी अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, सी अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये याद कर लो बस, के ए है बच्चा। सुनो, अगर सैचुरेशन वाला केस हो, ठीक है, सॉल्युबिलिटी लिखा है तो आप जो है मोलर मोलैरिटी की जगह क्या लग सकते हो, सॉल्युबिलिटी, समझ में, एट सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये समरी देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस बढ़ा, उससे क्या होगा, सॉल्वेशन या फिर हाइड्रेशन ऑफ आयंस घट जाएगा, और हाइड्रेशन ऑफ आयन घट जाएगा मतलब इंटर आयनिक इंटरेक्शन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा दो तो डाइल्यूशन भी बढ़ जाएगा। ये सीक्वेंस याद करे रहना है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, याद रहेगा, मतलब डाइल्यूशन बढ़ा दो, डाइल्यूशन बढ़ाया, ठीक है, या फिर और टेम्परेचर क्या किया, बढ़ाया, तो आयनिक इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, घट जाएगा, सॉल्वेशन भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, कप्पा भी घट जाएगा। समझ गया क्या बच्चा, कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये चीज आता है बच्चा, ये याद कर ले, डाइल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कप्पा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटर आयनिक इंटरेक्शन और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्वेशन या फिर हाइड्रेशन। ये लिख लो, ठीक है, सही है कि नहीं, वही चीज से लिखा है। डाइल्यूशन बढ़ाने पे क्या बढ़ गया, कंसंट्रेशन घट गया, तो हाँ कम हो गया, तो वही चीज है। अरे यार कप्पा बोल रहा हूँ मैं, वो कप्पा तो कंडक्टिविटी है ना, ये क्या है, मोलर कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, लेमडा, लेमडा है। तो कप्पा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस क्या होता है, कप्पा होता है कि कंडक्टिविटी होता है, कंडक्टिविटी होता है ना, वो चीज समझा यार बच्चा। अभी स्टार्टिंग में जो 2 मटकी पड़े थे, कप्पा पहले मटकी में था कि दूसरे मटकी में, दूसरे में था, और वहां ट्यूटी ट्यूटी की बात कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है वो क्या रहा होगा, देखो डाइल्यूशन बढ़ाने पे क्या होगा, कंसंट्रेशन कम होगा, तो कप्पा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और क्या बोलोगे, बोलो बच्चों, कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। ये लेमडा लिखा है, कप्पा नहीं लिखा है, ये कप्पा हटा देते हैं, लेमडा लिखा है ना आपने, कप्पा टेंपरेचर के बाद उसको हटा दो, क्या चीज, ये नीचे ये हटा दो, हाँ ये चीज, ठीक है, लिखने में फिर हो गया।
समझ गए? तो इस पे ध्यान दे रहे ना, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं कि नहीं, ये क्वेश्चन फ्रेम होने के चांसेस है। चलो नेक्स्ट, ECS हमें याद करना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग, क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, SRP के बेसिस पे क्या है, ECS बनाया गया है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाया गया है। तो एक बार नजर देख लेते हैं, कुछ नहीं याद, ये याद करना है, ये सीरीज क्या है, जस्ट फॉर रिवीजन है ना। अगर SRP बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाया, SRP बढ़ाया तो रिडक्शन बढ़ जाएगी और ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ जाएगी, ना कि ऑक्सीडेशन, समझ रहे हो, पावर बढ़ती है और रिएक्टिविटी मेटल की घट जाएगी और नॉन मेटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, समझ ना। वैसे ही दूसरी तरह से अगर SOP बढ़ती है तो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी और रिड्यूसिंग पावर बढ़ जाएगी, ठीक है, पावर इंपॉर्टेंट है। चलो ये ऊपर वाले नहीं समझ में आया तो नीचे वाले समझ लेना आराम से। ऑक्सीडाइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SRP एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू SOP, ये याद करना। जैसे SRP सबसे ज्यादा किसकी है, F2 की, प्लस में है 2.87 और SOP सबसे कम ज्यादा किसकी है, लिथियम की। ये मैंने ECS याद कराई थी ना, लिथियम यहाँ था और F2 यहाँ था। इसकी क्या ज्यादा है, SOP ज्यादा है और इसकी क्या ज्यादा है, SRP ज्यादा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, मेटल विच आर प्लेस्ड अबव इन सीरीज, ये इंपॉर्टेंट है, जो मेटल सीरीज के ऊपर हैं, इजिली डिस्प्लेस मेटल इन फ्रॉम देयर एक्वस सॉल्यूशन विच आर, मतलब हाइड्रोजन आयंस को, मेटल आयंस को क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं। जैसे कॉपर नीचे है और जिंक क्या है, ऊपर है, तो ये तो डिस्प्लेस कर ही नहीं सकता मेटल, तो ये रिएक्शन हो ही नहीं सकती। अब देखते हैं, कॉपर ऊपर है और Ag क्या है, नीचे है, ये आसानी से डिस्प्लेस कर सकता है, इसको डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। तो ये लिखा CuNO3 हो जाएगा और Ag बाहर आ गया, ठीक है। नो मेटल विच आर प्लेस्ड बिलो इन सीरीज कैन डिस्प्लेस, वही चीज इसका अब कंट्रोवर्शियल नीचे बोला है, सेम चीज बोला है, ये बोलो या ये बोलो, ठीक है। नेक्स्ट, रुक जाओ, रब करने दो। तो बच्चा वही चीज रिएक्शन लिख के इसमें वही चीज बोली गई है, ये देखते हैं। अब वही चीज समझना, मेटल्स जो ऊपर होते हैं H2 को डिस्प्लेस कर सकते हैं और मेटल्स जो नीचे होते हैं हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर, हाइड्रोजन के ऊपर वाले पूरे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं, हाइड्रोजन के नीचे वाले हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं, बात वही चीज लिखी है, तो ये इंग्लिश में लिखिए, समझ लेना अपना। चलो, और दूसरा क्या है, ऑक्साइड ऑफ मेटल विच आर प्लेस्ड बिलो टू कॉपर, जो कॉपर के नीचे हैं, आर थर्मली अनस्टेबल, ये इंपॉर्टेंट है कि थर्मली अनस्टेबल होते हैं जो कॉपर के नीचे होते हैं, ठीक है। कॉपर के जो नीचे होते हैं ECS में, वो थर्मली अनस्टेबल होते हैं एंड इजिली रिड्यूस टू मेटल, वो मेटल में इजिली रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है, थर्मली अनस्टेबल होते हैं। चलो, ये हमारा प्यारा क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एक तरफ क्या दिख रहा होगा, एनोड, एक तरफ क्या दिख रहा होगा, कैथोड, ठीक है। चलो नेक्स्ट, डिवाइस इन विच, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बात कर रहे हैं, डिवाइस इन विच नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन हो, क्या हो, नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। थोड़ा नीचे करना बच्चा, प्रीवियस दिखाना, प्रीवियस दिखाओ 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 दिखाओ, बस ये क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ना, ठीक है। नेक्स्ट, बस बस बस, हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ रहे हैं, तो इसके पहले क्या पढ़ा है, एक्चुअली दिस इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल, दिस इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जो अभी दिखा है ना, वो क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, थोड़ा सा इसमें PPT में गड़बड़ है, दिस इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और उससे पहले जो गैल्वेनिक सेल थे वो क्या थे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल थे ना, ठीक है।
अब उसमें क्या हो रहा था, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, और यहाँ क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। वहां डेल्टा जी क्या था, नेगेटिव था, यहाँ डेल्टा जी पॉजिटिव है। इज यूज्ड टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। वहां क्या हो रहा था, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी। वहां पे देखो सी कहां जाएगा, सी पे, और ए कहां जाएगा, ए पे। कैटायंस कहां मूव करेंगे, कैथोड पे, और एनायंस कहां मूव करेंगे, एनोड पे। ये याद कर लेना, ठीक है। अब सुनो, वहां पे एनोड क्या था, वहां एनोड नेगेटिव था, यहाँ पे एनोड क्या है, पॉजिटिव। वहां पे एनोड कैथोड क्या था, पॉजिटिव था, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव। और बाकी सब सेम है, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है और एनोड पे, मतलब चीजें उल्टी है। साइन ऑफ कैथोड वही लिखा है, साइन ऑफ कैथोड एंड एनोड आर अपोजिट इन गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। देखो लिखा भी है ना इलेक्ट्रोलिटिक सेल, तो पीपीटी में जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लिखा है उसको क्या कर देना है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल कर देना। अब सुनो, इलेक्ट्रोलिटिक सेल जैसे डायरेक्ट करंट सोर्स इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। जो डीसी सेल्स होते हैं ना, वो सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स होते हैं। तो एफिशिएंसी एग्जाम में पूछा नहीं जाता, फिर भी याद कर लो, डेल्टा एफिशिएंसी इज इक्वल टू डेल्टा जी बाई डेल्टा एच। हमें सिर्फ, और हमें पता है डेल्टा जी बराबर क्या होता था, माइनस एन एफ ई सेल, यही होता था ना। तो ये लिख देना है डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच। तो बताओ डेल्टा जी की जगह एन एफ ई सेल अपॉन डेल्टा एच लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। चलो, और ये इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो और फैराडे लॉ ना आए तो ये हो ही नहीं सकता। इलेक्ट्रोलिसिस समझते हैं, तो फैराडेज फर्स्ट नियम क्या है, फर्स्ट लॉ, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट देन वर्क डन, क्या लिखा है, देन वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, सॉरी वर्क डन बोल रहा हूं, सॉरी 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 सॉरी, जितना वेट डिपॉजिट होगा कैथोड पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितना हम चार्ज देंगे, जितना हम चार्ज देंगे उतना ज्यादा वेट डिपॉजिट होगा। और चार्ज को क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू आई टी लिख सकते हैं ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई टी लिख सकते हैं, ठीक है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो Z लिखना पड़ेगा, I इंटू टी, वेयर I इज करंट, T इज टाइम एंड Z इज कांस्टेंट, ठीक है। ये समझ गया, Z इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, Z इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। बाकी बच्चा मैंने इसका इक्वेशन लिखवाया था, वो काम आएंगे, ये फॉर्मूलेस काम नहीं आते हैं, ठीक है। बाकी ये देख लेना तुम। सेकेंड लॉ, इफ सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, अगर हम सेम अमाउंट ऑफ चार्ज डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में डालें तो क्या वेट सेम डिपॉजिट होंगे, क्या सेम ही होंगे, उनके इक्विवेलेंट बराबर, W वेट 1 अपॉन इक्विवेलेंट वेट 2 अपॉन, मतलब ग्राम इक्विवेलेंट सबका सेम होगा। जैसे ये है सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, सब कुछ है, डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन में डाल दिया, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज डाल दिया, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, तो सबका ग्राम इक्विवेलेंट क्या आएगा, सेम आएगा। और ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। जैसे इसका निकालना है तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ फर्स्ट बराबर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सेकेंड, ऐसे ही, ठीक है, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, मतलब कहने का मतलब अगर डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में सेम अमाउंट ऑफ चार्ज डालते हैं तो सभी में ग्राम इक्विवेलेंट क्या रहेगा, सेम आएगा, यही मतलब। ये पहले सिलेबस में था, अब हट गया है तो हटा दो। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा टॉपिक क्या है, कोरोजन। तो कोरोजन, यू नो, कोरोजन प्रॉपर्टी किसकी है, मेटल्स की। अगर एटमॉस्फेरिक गैसेस से रिएक्ट करके जो मेटल्स का जो सरफेस